everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have started the chapter Phase Equilibrium. And in this particular video, we are going to learn that what is Clausius-Clapeyron equation and what are the applications or what are the implications of this equation. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah, so this is Phase Equilibrium class number 2. Here we are going to see that what is Clausius-Clapeyron equation. क्लोशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो फेज ट्रांजिशन के वक्त यूज की जाती है जब भी हम फेज ट्रांजिशंस की बात करते हैं। फेज ट्रांजिशन यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस जो है वो लिक्विड में। इसी तरीके से हम सॉलिड और गैस का भी पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब तरीके के फेज ट्रांजिशंस हैं जिनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन के टाइम ये इक्वेशन जो है वो यूज में आती है। अब ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा v। dp क्या है हमारे पास? दिस इज चेंज इन प्रेशर, वेयर dt इज चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से जो डेल्टा v है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम। T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, वी ऑल नो। और यहाँ पे जो डेल्टा H है दैट इज बेसिकली इंथैल्पी चेंज। ये हमारे पास हर टाइम डिफरेंट होगा। कैसे? अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है तो वी ऑल नो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड अगर चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं या फिर मेल्टिंग। तो इस टाइम जो हीट इन्वॉल्व हो रही है या हीट चेंज जो आ रहा है वो किसका होगा? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग का। इसी तरीके से व्हेनेवर वी आर सीइंग कि लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है वेपराइजेशन की। तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा? वेपराइजेशन का। तो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से गैस टू सॉलिड का, गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन का। कि जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। तो इस तरीके से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, ये हम सब प्रोसेसेस पढ़ते हैं। जो भी प्रोसेस हम ले रहे हैं उसी प्रोसेस का डेल्टा एच हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास इक्वेशन। क्या है एक बार दोबारा देख लीजिए। dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा v। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्म न्यूमेरिकल्स में। इसका एक और वेरिएंट है जो कि मेरे को आपको करवाना है। वो वेरिएंट क्या है इसको ध्यान से देखना। जब हमें दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं, जैसे अभी तो dp बाई dt मैं दोबारा लिख रही हूँ, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा v है। जब हमें क्या दिया गया हो, हमें दो टेम्परेचर्स दिए गए, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? ये जो वेरिएबल है उसको आप एक साइड पे रखिए, डीपी को एक साइड। अब आपको पता है डेल्टा एच और डेल्टा वी जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस वजह से आपके पास वेरिएबल क्या हुआ? 1/t। और dt को आप इस साइड ले जाइए तो इट विल बी 1/t डॉट dt। यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि डेल्टा एच तो चलो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए, लेकिन डेल्टा वी को कांस्टेंट क्यों माना गया है? तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, सॉलिड और लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांजिशन की। आपको मालूम है कि जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, इनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ना तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है ना लिक्विड का चेंज होता है, बिकॉज दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। मतलब हम इनकी कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मानते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सॉलिड लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल अगर बोलते हैं वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। डेल्टा वी क्या होगा? जीरो।
इस वजह से हम इसको एज अ कांस्टेंट ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसको डेल्टा वी जीरो तो ऑब्वियस सी बात है हो नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ना कोई वॉल्यूम का तो वैल्यू होगा ही। पर डेल्टा वी जीरो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये शो करने के लिए बता दिया कि ये हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम चेंज और नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया आपको समझाने के चक्कर में, कहीं आप इसको जीरो मत लिख देना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डेल्टा वी कांस्टेंट है। डेल्टा वी कांस्टेंट मतलब प्रेशर का अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला, इसीलिए हमने इसको एज अ कांस्टेंट माना और बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दो स्टेट्स ले रहे हैं, ठीक है, दो स्टेट्स ले रहे हैं तो पहले का प्रेशर मान लीजिए P1 है, उसके बाद आपने कुछ प्रेशर P2 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा एच बाई डेल्टा बी, पहले अगर उसका टेम्परेचर T1 होगा तो उसके बाद T2 हो गया होगा, देन यू विल बी गेटिंग 1/T इंटू dt। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको जरा मैथ्स का बता दूं जिनको नहीं आती इंटीग्रेशन, कि ये हमारे पास dx की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होती है, x प्लस सी। सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, जो कि जब अब हम केमिस्ट्री में यूज कर रहे होंगे तो हम सी को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, वैसे ही 1/x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अगेन यहाँ पे हम c को जीरो मान लेंगे। ठीक है जी, तो अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होगा, p है ना, p के बराबर होगा। और यहाँ पे आप लिमिट्स लिख दीजिए, p2 है आपकी अपर लिमिट, p1 क्या है आपकी लोअर लिमिट। देन यू आर हैविंग डेल्टा एच बाई डेल्टा वी, और 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ t। अगेन आप अपर लिमिट लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा वी, और यहाँ पे आएगा ln T2 माइनस ln T1। यहाँ पे एक और मैथ्स का फॉर्मूला आता है कि ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A अपॉन B, यानी कि वो हो जाता है डिवाइड। सो यू विल बी गेटिंग डेल्टा H बाई डेल्टा V, and here you will be getting ln T2 by T1, ln T2 by T1, and here you are getting T2 minus T1। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है कि अगर आपको जस्ट सपोज दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं T2 और T1, दो प्रेशर दिए गए हैं P2 और P1, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये आपके पास सेकंड फॉर्म आ गई क्लोसियस क्लिपरेॉन की। पहली फॉर्म दोबारा लिख देते हैं, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। तो अभी जो हमने देखा, हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड अगर हमें दिया गया है फेज इक्विलिब्रियम, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब जस्ट सपोज हमारे पास सॉलिड गैस का या गैस सॉलिड का इस तरीके से दिया गया है, गैस लिक्विड का या लिक्विड गैस का, मतलब कुछ भी दिया हो सकता है ना, कुछ भी दिया हो सकता है। इन सब में गैस की इन्वॉल्वमेंट है, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल है तो यहाँ पे जो डेल्टा वी का चेंज है वो भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये आपका कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दे देती हूँ कि dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब हम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो इस वजह से गैस का वॉल्यूम हमेशा ही ज्यादा होने वाला है, चाहे लिक्विड का ले लो चाहे आप सॉलिड का ले लो, उसके कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको पता है डेल्टा वी क्या है, या तो वीजी माइनस वीएल या फिर क्या है वीजी माइनस वीएस। तो इसको क्या आप अप्रोक्सीमेटली वीजी के बराबर ले सकते हो, ले सकते हो ना। जब हम ये बोल रहे हैं कि लिक्विड के वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है, सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है, तो हम उसको निग्लिजिबल मान के वीजी को ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम मान सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मैं टी वीजी लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। अब जब गैस की बात आती है तो हम आइडियल गैस फॉलो करते हैं, हम बोलते हैं आइडियल गैस होती है,
यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो गैस की बात कर रहे हैं तो वीजी की बात क्या आ जाएगी, एनआरटी बाई टी। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा एच बाई टी इंटू एनआरटी बाई टी। अब आपको मालूम है, नॉर्मल मैथ्स हम अप्लाई करेंगे, इट विल बी डेल्टा एच बाई एन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये पी जो यहाँ पे था, या रुक जाओ अगर किसी को इस पे भी दिक्कत आ रही है, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके उलट जाएगी, बिल्कुल उलट जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग पी इंटू डेल्टा एच बाई एन आर टी स्क्वायर। यहाँ तक आपको सबको स्टेप क्लियर है? क्लियर है ना? जिसको नहीं भी आता होगा वो भी समझ गया होगा, जिसकी मेडिकल बैकग्राउंड भी होगी। तो अब हम अपना नॉर्मल कंसेप्ट लगाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, जैसे ये p है तो इसको दूसरी साइड ले आओ, ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे डेल्टा h बाई एन आर कॉन्स्टेंट है, अंदर आपके पास 1/t² डी टी है। ठीक है, 1/t² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t⁻⁻² इंटू डी टी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला काम आएगा आपका इंटीग्रेशन का, कि जब भी आपके पास x⁻n है दैट विल बी इक्वल टू xn+1 n+1 प्लस c। ठीक है, तो ये हम अभी करेंगे। और यहाँ पे 1/p dp, अगेन मैं यही कहूंगी कि इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हैं तो आप लिमिट्स लगा दीजिए, क्योंकि हम दो लिमिट्स के तहत करेंगे। तो इट विल बी ln p, और यहाँ पे क्या आएगा p2 और यहाँ पे आएगा p1। देन यू विल बी हैविंग डेल्टा h बाई एन आर, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए x⁻n+1, डिनोमिनेटर में भी n+1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन वी विल बी हैविंग डेल्टा h बाई एन आर, एंड देन t⁻⁻1 -1। ये -1 को आगे लिख देते हैं, t⁻⁻1 को 1/t लिख देते हैं, और यहाँ पे t2 और t1 लिमिट्स पक्का लिखते रहना, मैं भूल गई थी। ठीक है, तो ये लिख दीजिए। अब ln p2 माइनस ln p1 को आप ऐसे लिख सकते हो, ln p2 बाय p1, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन ln p2 बाय p1 you will be having minus delta h by nr 1 by t2 minus 1 by t1. So this is the third equation या third form of Clausius-Clapeyron equation which we will be seeing कि जहां पे हमें suitable लग रही है हम वहां पे ये equation लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थर्ड वेरिएंट था क्लोसियस-क्लैपेयरन इक्वेशन का। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस कहाँ है, क्लोसियस-क्लैपेयरन इक्वेशन की एप्लीकेशंस कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देखिए, सॉलिड टू लिक्विड की जब हम बात करते हैं, यानी जब हम फ्यूजन प्रोसेस की बात करते हैं, तो इधर यूजुअल केसेस में, ठीक है, यूजुअल केसेस में तो हम ये मानते हैं कि जो वी लिक्विड है वो ज्यादा होगा सॉलिड से, ऐसा ही है। बट हमारे पास तीन केसेस ऐसे हैं, आइस, गैलियम और बिस्मथी। ये हमारे पास तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे वी सॉलिड बड़ा होता है वी लिक्विड से, और काफी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है, जनरल केसेस में वी नो कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट मैंने क्या बोला कि आइस, गैलियम और बिस्मथीज के केस में वी सॉलिड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वी लिक्विड। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अब हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जब हम डेल्टा एच बाय टी डेल्टा वी करते हैं, ठीक है, टी डेल्टा वी, तो यहाँ पे वी एल माइनस वी एस। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे करते हैं dp by dt is equal to delta h by t delta v, vl minus vs आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि vl minus vs, vl was greater than that of vs, है ना, लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो क्या था, वो बड़ा था किससे, सॉलिड से, ऐसे ही था। तो इस वजह से ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आई, यहाँ पे लिख देती हूँ, vl minus vs पॉजिटिव आया क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे VL माइनस VS नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यानी यहाँ पे आपके पास dp बाई dt नेगेटिव आया है, यहाँ पे आपके पास dp बाई dt क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से ही आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो बेसिकली क्या है, वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो आइए रिजल्ट डिराइव करते हैं इसका।
P2 minus P1 divided by T2 minus T1 is equal to पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव आ सकता है? ये तब आ सकता है अगर P2 ग्रेटर देन P1 है और T2 भी ग्रेटर देन P1 है। P2 ग्रेटर देन P1 करने पे P2 माइनस P1 पॉजिटिव आएगा, T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें P2 अगर छोटा है P1 से तो T2 को भी छोटा होना पड़ेगा T1 से। क्यों? क्योंकि अगर P2 P1 से छोटा है तो P2 माइनस P1 क्या आया हमारे पास? नेगेटिव आया। ऐसे ही अगर T2 माइनस T1, T2 छोटा है T1 से तो T2 माइनस T1 भी क्या आया? नेगेटिव आया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आया। अब अगर दोनों क्वांटिटीज ही नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास dp अपॉन dt जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कट करके पॉजिटिव आ जाएंगे। तो dp बाई dt अगेन पॉजिटिव रहा। तो मतलब अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, अगर प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए। प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है यूजुअल केसेस में। यूजुअल केसेस में जहां पे आपको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन आइस, गैलियम और बिस्मथीज की बात करें तो वहां पे हमारे पास ये चीज उल्टी है, क्योंकि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो केसेस में अराइज हो सकता है कि अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो P2 माइनस P1 पॉजिटिव आ रहा है। ओवरऑल क्वांटिटी को नेगेटिव लाने के लिए T2 को छोटा होना पड़ेगा T1 से, तभी हमारे पास ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं P2 को छोटा रखती हूँ तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव, और T2 को यहाँ पे बड़ा रखना पड़ेगा तभी वो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, दोनों को ऑपोजिट ऑपोजिट रखना पड़ेगा तभी वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे और हमारे पास dp बाई dt जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो कि हमें देखना है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं इन केस ऑफ आइस, गैलियम और बिस्मथीज, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन रिजल्ट्स हैं। आप लिख लीजिए कि प्रेशर को डिक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और प्रेशर को इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इन केस ऑफ आइस, गैलियम और बिस्मथीज। जबकि यूजुअल केसेस में अगर हम देखें आइस, गैलियम और बिस्मथीज के अलावा अगर कोई भी केस है तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको तीनों के तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला, और दूसरा आपके पास ये वाला। ठीक है, एंड देन आपका एक जनरल फॉर्मूला दैट इज dp by dt is equal to delta h by t delta v। यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं क्वेश्चन इस वजह से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी उसके पहले आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, फिर कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी चैनल पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी डेफिनेटली। एंड अदरवाइज अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर है, तीन चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है जी, ओके देन, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।